नमस्कार दोस्तों, माहिर खिल क्लासेज में आप सभी का हृदयपूर्वक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लोज्ड इकोनॉमी। इसको हिंदी बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था। तो पहले लिखते हैं बढ़िया से, उसके बाद समझते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं करती है, उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसकी संरचना निम्न होती है। It is equal to C plus I plus G। इसे क्रूसो इकोनॉमी थ्री सेक्टर इकोनॉमी भी कहते हैं। तो देखिए, क्लोज इकोनॉमी को हिंदी बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं करती है, उसे क्या कहते हैं? बंद अर्थव्यवस्था। इसकी संरचना निम्न होती है। एडी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। यहाँ कितना है? 1 2 3। इसलिए क्या कहते हैं इसको? थ्री सेक्टर इकोनॉमी, और इसको क्रूसो इकोनॉमी भी कहते हैं। इसका कार्य सबका अलग अलग होता है, इसलिए यहाँ पर सेक्टर का प्रयोग किया गया है। यहाँ तक समझ में आ गया हो? नोट करिए, तब आगे बढ़ते हैं। बंद अर्थव्यवस्था पढ़ चुके हैं, अब आते हैं खुली अर्थव्यवस्था। पॉइंट वाइज लिखिए जाइएगा, उसके बाद समझाते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करती है, उसे
इसकी संरचना निम्न होती है। It is equal to C plus I and C plus and X। इसे थोड़ा नीचे लिखते हैं। इसे फोर सेक्टर इकोनॉमी कहते हैं। मेरी बातों पर ध्यान दीजिए। ओपन इकोनॉमी का मतलब होता है खुली अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करती है उसे खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसकी संरचना निम्न होती है। AD इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस NX। NX का मतलब है क्या हुआ? नेट एक्सपोर्ट्स, निबल निर्यात। X माइनस M था जो किन्स का अर्थात बताए थे, तो इसके जगह पर A आ गया, इसलिए इसको क्या कहते हैं? फोर सेक्टर इकोनॉमी। कितना है? 1 2 3, इसको पूरा मिलाकर 4, इसलिए कहते हैं फोर सेक्टर इकोनॉमी। नोट करिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने किन्स का अर्थशास्त्र पूरी तरह से समाप्त कर दिया। अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण समष्टिगत आर्थिक समस्याएं को देखते हैं। अब यहाँ से थोड़ा जटिलता यूपीएससी का लेवल आएगा, इसलिए आपका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। अनुशासन बहुत ही जरूरी है इसमें। अगर अनुशासन नहीं रहेगा समझ में नहीं आएगा, इसलिए कहते हैं जब तक क्लास है मेरी तब तक अनुशासन रहिए, उसके बाद जो भी करना हो करिए। कुछ महत्वपूर्ण समष्टिगत आर्थिक समस्याएं। तो पहला पॉइंट इसमें लिखते हैं। अगर ए आपको समझ में आ गया तो न्यूज़पेपर आपको पढ़ने में बहुत आसानी लगेगी। यह पॉइंट बहुत ध्यान से देखिए। बार बार मुझे कहना अच्छा नहीं लगता अनुशासन करिए, क्योंकि अनुशासन जब तक आप खुद में नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। मैं जब तक हूँ तब तक कहूँगा, उसके बाद जब तक नहीं हूँ तब अपना देखिएगा। स्लो डाउन क्या होता है लिखिए। जीडीपी बढ़ती है लेकिन जीडीपी की ग्रोथ रेट
अब इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये जीडीपी हो गया, ये आपका हो गया टाइम, ये यहाँ पे 0 हो गया। इसको बोलते हैं जीडीपी कर्व। स्लो डाउन, इसको बोलते हैं एक्सीलरेशन। डायग्राम से देखते हैं, जीडीपी बढ़ती है, क्या जीडीपी बढ़ती है, जीडीपी की ग्रोथ रेट कम होने लगती है। देखिए ये त्वरित गति से यहाँ तक बढ़ेगी, एक्सीलरेशन, इसको बोलते हैं त्वरित गति से, क्या बोलते हैं, ऐसे बढ़ेगी, फिर उसके बाद स्लो डाउन, ये आपका पूरा यहाँ से आता है एक्सीलरेशन, त्वरित गति से बढ़ रही है, उसके बाद यहाँ से स्लो डाउन होगा, मतलब उसका धीमी गति से जाएगी, लेकिन पूरी तरह से नहीं जाएगी, नकारात्मक कभी नहीं होगी, ये स्लो डाउन है ऐसे, ठीक है। इसको जीडीपी कर्व कहते हैं। ये टाइम है, यहाँ T1 लिख लीजिए। अब इसको एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं, तब तक नोट कर लीजिए इसको। अब एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, ध्यान से देखिए। मानते हैं जीडीपी सब है, इसको T1 कहते हैं, इसको T1 मान लेते हैं, T2 T3, 105 है, 108, ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट को हिंदी बोलते हैं संवृद्धि दर या वृद्धि दर। यहाँ मान लेते हैं 5%, 3%। अब ध्यान से देखिए, क्या मैंने बोला, जीडीपी बढ़ती है, जीडीपी देखिए बढ़िए, 100 से 105, 105 से 108, जीडीपी बढ़ती है, जीडीपी बढ़ रही है, ध्यान देखिए। फिर उसके बाद ग्रोथ रेट, जीडीपी की ग्रोथ रेट कम होने लगती है, 5% था, उसके बाद 3 हो गया, तो कम हुई ना, आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं, तब तक नोट कर लीजिए। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट क्या है, कॉन्ट्रैक्शन। लिखिए, यदि ग्रोथ रेट लगातार किसी भी तिमाही में पहली बार नकारात्मक हो जाती है तो उसे कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। तीसरा पॉइंट, रिसेशन।
रिसेशन को मंदी बोल सकते हैं या महामंदी। यदि ग्रोथ रेट लगातार कम से कम 2 तिमाहियों के लिए नकारात्मक होती है तो उसे रिसेशन कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन को क्या कहते हैं? यदि ग्रोथ रेट लगातार किसी भी तिमाही को होती है क्वार्टर, इसको क्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्या? क्यू से में पहली बार नकारात्मक हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। तीसरा पॉइंट क्या है? रिसेशन क्या होता है? से मंदी हो गई बाजार में, महामंदी, उसी कहते हैं। यदि ग्रोथ रेट लगातार कम से कम 2 तिमाहियों के लिए नकारात्मक हो जाती है तो उसे रिसेशन कहते हैं। जैसे 2020-21 में कोविड के समय क्या था? मंदी थी। अब यहाँ तक नोट करिए, उसके बाद आते हैं चौथे 5वें पॉइंट पर। 3 पॉइंट देख चुके हैं, अब आते हैं चौथे पॉइंट पर। डिप्रेशन। रिसेशन प्लस डिफ्लेशन, इसको क्या कहते हैं? अस्फीति। अस्फीति नोट करिए क्या होता है? वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में निरंतर गिरावट। 5वां पॉइंट लिखिए। मेल्ट डाउन। शेयर बाजार में भारी गिरावट। अब देखिए डिप्रेशन क्या होता है? रिसेशन प्लस डिफ्लेशन, इसको अस्फीति कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्फीति। वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों का निरंतर गिरावट अस्फीति कहलाता है। इसको इन्फ्लेशन भी होता है, जस्ट अपोजिट इसका होता है अस्फीति। जब जैसे वस्तुओं एवं कीमतों को गिरावट होती है तो क्या आता है? डिप्रेशन आता है। क्या आता है? डिप्रेशन। मेल्ट डाउन क्या होता है? शेयर बाजार में भारी गिरावट। हैवी डिक्लाइन इन स्टॉक मार्केट, इसको क्या कहते हैं? हैवी डिक्लाइन इन स्टॉक मार्केट। शेयर बाजार में भारी गिरावट को क्या कहते हैं? मेल्ट डाउन। इसी के कारण मजदूरियों के नीचे की ओर अनियमितता के कारण बेरोजगारी फैलती है। जैसे मान लीजिए ये मजदूरी की कीमत है, ठीक है, और वस्तुओं की कीमत ऐसे ऐसे गिरती चढ़ती रहती है। अगर गिर जाएगी तो क्या होगा? बेरोजगारी फैल जाएगी। यहाँ तक
मुझे आशा है समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद।